हेलो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर के अंदर जो हमारा कोलिजन चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इससे पहले वन डायमेंशन का हमने इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर लिया था, उसके सारे स्पेशल केसेस डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सबसे पहले तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मींस इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक स्पेशल केस था परफेक्टली इन इलास्टिक का कि दो बॉडीज आपस में टकरा जाएं और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाए, सेम वेलोसिटी हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, क्या लिखोगे, इन दैट कोलिजन इन विच टू कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है, स्टिक विद ईच अदर एंड मूविंग विद सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या, दैट कोलिजन in which two colliding bodies stick with each other and moving with common velocity after collision in same straight line or one dimension। ठीक है, कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मतलब ऐसा कोलिजन जिसके अंदर दो बॉडीज टकराएं, टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं, चिपक जाएं और सेम वेलोसिटी से सीधी लाइन के अंदर मूव कर जाएं। ठीक है, उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक, तो अब इसको डिस्कस करते हैं हम। ये तो एक इसकी डेफिनेशन थी, ये लिख लो कि भाई परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। ठीक, इसको एक बार लिख लेना, यहां से वीडियो को पॉज करो, लिख लो। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, मींस इसके अंदर वेलोसिटी निकालते हैं, और आप जानते हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होगा, लॉस होगा। इस कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लॉसेज, और वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, इसको एक बार इतना लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। ठीक है, ये तो एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसको हम क्या अब डिस्कस करेंगे कंप्लीट, कैसे, दो बॉडी मान करके। मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है m1 मास की, एक बॉडी बी है m2 मास की। ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, इसकी वेलोसिटी u2 मान लो तो मान लेना, अदरवाइज इसको रेस्ट पे मान लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, u2 दे रखा हो तो u2 ले लेना, रेस्ट पे दे रखा हो तो रेस्ट पे ले लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का u2 लेकर के कर लिया था। इसको मान लेते हैं कि ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। अब ये बॉडी इससे टकराई, ये है बिफोर कोलिजन। अब इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, u1 ज्यादा होगा u2 से तो टकराएगी, ऑब्वियस है कि u1 दे रखा है, u2 तो रेस्ट पे है, तो u1 अपने आप ही क्या इससे ज्यादा है। अब ये इससे जाके टकराए,
ड्यूरिंग कोलिजन, ये कोलिजन के दौरान। ठीक है, अब कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, दोनों चिपक करके साथ साथ चली v वेलोसिटी से। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी v हो गई दोनों बॉडीज की। ठीक है, दोनों स्टिक विद ईच अदर, यही तो कह रहे हैं हम। और ये क्या है, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन के अंदर मूव कर गए। वी हैव टू फाइंड v, यही हमें निकालना है। ठीक है, डायग्राम बनाओ। बात समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अपने पास एक बॉडी B है जो कि कहाँ है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, ए बॉडी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई। ठीक है, ये इससे टकरा गई, कोलाइड कर गई। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई। ठीक, वो कॉमन वेलोसिटी हमें निकाली स्ट्रेट लाइन में, तो वन डायमेंशन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस है तो इनइलास्टिक है, कॉमन वेलोसिटी है तो परफेक्टली है। सारी बातें हुई ना। देखो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो इनइलास्टिक, सेम वेलोसिटी तो परफेक्टली इनइलास्टिक। यदि वेलोसिटी अलग अलग होती तो परफेक्टली नहीं कहते। ठीक है, एज कोलिजन इज इनइलास्टिक, कोलिजन इज इनइलास्टिक, कोलिजन इनइलास्टिक है, सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इधर लिख देता हूं, सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। एज कोलिजन इज इनइलास्टिक, so linear momentum is conserved। क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, चाहे कोलिजन इनइलास्टिक हो और चाहे कोलिजन इलास्टिक हो। लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, किसी भी तरह का कोलिजन हो। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर केवल बात करते हैं कि भाई वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, लॉस नहीं हो रहा तो वो इलास्टिक है, लॉस हो रहा है तो वो इनइलास्टिक है। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिखो। देखो, m1u1 बिफोर कोलिजन प्लस m2u2, u2 तो कितना है 0, बराबर m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया और कॉमन वेलोसिटी कितनी हो गई, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, m1 प्लस m2 इंटू v। यहां से v नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो v बराबर क्या आएगा, m1u1 प्लस 0 लिखने की जरूरत है नहीं, इसको नीचे ले आओ। ये कॉमन वेलोसिटी आ गई आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये कॉमन वेलोसिटी आ गई दोनों बॉडीज की। इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक, लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लिख लो या डेल्टा ई लिख लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये लॉस होगा, क्योंकि गेन होता है तो फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, और जब लॉस होता है तो इनिशियल में से फाइनल घटाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज हमने क्या 10 रुपए में खरीदी, 12 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 12 में से 10 घटाओ 2 का हुआ, और 10 में से खरीद करके 8 में बेच दी तो 10 में से 8 घटाओ 2 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इनिशियल में से फाइनल घटा देंगे। अब इनिशियल क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल है हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर, यही है।
बट U2 तो जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। ठीक, फाइनल क्या है, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू क्या v स्क्वायर, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी। टोटल मास कितना हो गया, दोनों जब स्टिक कर गई एक साथ हो गई तो m1 प्लस m2। क्या आपके पास v की वैल्यू नहीं है तो क्या हम ये पुट नहीं कर सकते, कर सकते। तो क्या आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू स्क्वायर करके लिख दो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। अरे v स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दिया, m1 प्लस m2 ऊपर है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर नीचे है, एक फैक्टर कट गया तो EF क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये इनिशियल आई प्लस जीरो, जीरो ऐड करें कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, बता देंगे। इस इक्वेशन में वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, आप इतना एक बार इसको लिख लो, एक बार यहां तक इसको लिख लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद क्या कैलकुलेशन करो और फिर आंसर हमें देखना है कि हमारा क्या आता है। एक बार इसको यहां तक लिखने के बाद लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी खुद सोल्व करना है और उसके बाद हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, इसको सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, डेल्टा ई बराबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो गई हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गई m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m, ये हुआ। ठीक है, सोल्व करो, क्या एलसीएम आया, ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 एलसीएम आ गया, आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, काट दो। डेल्टा ई क्या आएगा, m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस, ये आंसर लिख दो डेल्टा ई। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये आ गई। ठीक, समझ गए, हुआ ना। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये आ गई, लिख लो इसको यहां तक, फॉर्मूला याद भी रखना। और जब परसेंटेज निकालो तो इनटू 100%, कि कितना परसेंट एनर्जी लॉस हुई, यदि आपसे वो पूछे तो क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई इनटू 100% कर देना। ठीक है, एक चीज और नोट डाल के लिखना, यहां से एक चीज नोट डाल के लिखना, इसको लिख लिया होगा, नोट डाल के एक चीज और लिख लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यदि दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, EF डिवाइडेड बाई EI, तो ये तो है अपना हाफ ऑफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2, यही है। ठीक है, और ये आ गया, इसको डिवाइड करूंगा तो m1
u1 स्क्वायर और 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, फाइनल को हमने इनिशियल से डिवाइड कर दिया, तो क्या कटा, एक m1 से एक m1 कट गया, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो EF बाई EI क्या आया, m1 ऊपर बचा, नीचे क्या बच गया, m1 प्लस m2। बताओ यहाँ से कौन ज्यादा, तो ऊपर तो केवल m1 है, नीचे m1 प्लस m2, तो ये फैक्टर लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा, सोचो। अरे मान लो m1 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम है, m2 की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम है, तो 5 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 5/7, फैक्टर क्या आएगा, लेस देन 1, लेस देन 1। तो यहाँ से देख लो आप, EF डिवाइडेड बाई EI लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाइज EF लेस देन EI। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ से हमने और भी कुछ समझाने की कोशिश करी है यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, समझ गए। और एक चीज और, यदि मान लो m2 की वैल्यू m1 से बहुत ज्यादा हो जाए, क्या m2 की वैल्यू m1 से बहुत ज्यादा हो जाए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, ये इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, EF अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, EF अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। ठीक है, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं। ठीक है, सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स यदि एक केस और लेना चाहो यहां से, इफ m2 ग्रेटर देन m1, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, आ रहा है ना ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम करेंगे, एक बार इसको इतना लिख लो। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, फॉर्मूलों को पकड़ के रखना है, ये ध्यान रखना, फॉर्मूलों को पकड़ के रखना है। जैसे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन करे थे, फॉर्मूले याद थे तो कर लिए थे, अब इसमें भी फॉर्मूले याद होंगे तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, नोट करो इसको। फिर हम 2 डायमेंशन के ऊपर आगे चलते हैं, जिसे हम ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख लिया करो। बार बार मैं बताता हूँ, नोट्स जो है वो साथ साथ बनाते रहना है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, अब 2 डायमेंशन की हम बात करेंगे। टू डायमेंशन की बात करते हैं। अब है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, या इसे ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। या इसे क्या कहोगे, ऑब्लिक कोलिजन भी कहेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन की बात करें। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, समझना। जैसे मान लेते हैं ये 2 बॉडीज हैं, ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। रेस्ट में मानो तो रेस्ट में मान लेना, अदरवाइज क्या
आपकी मर्जी है, u1 और u2 वेलोसिटी से मान लो चाहे इनको, ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये u2 वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आकर के दोनों टकरा गई ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक। टकराने के बाद ये तो वन डायमेंशन हुआ ना, एक्स एक्सिस सीधा। टकराने के बाद क्या हुआ, एक बॉडी तो इधर चली गई, ए मान लेता हूं इधर चली गई v1 वेलोसिटी से, दूसरी इधर चली गई b बॉडी v2 वेलोसिटी से, ठीक। दो डायमेंशन हो गए ना, प्लेन के अंदर बॉडी चली गई टकराने के बाद, या हो सकता है टकराने से पहले किसके अंदर, टू डायमेंशन के अंदर मूव करे, ठीक है। तो वो बात होगी क्या, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो इसमें लिखना चाहो तो एक बात लिख लेना, इफ टू कोलाइडिंग बॉडीज moving in a plane or in two dimension before और आफ्टर द कोलिजन, या कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद, या दोनों में, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद या दोनों के अंदर बॉडी टू डायमेंशन के अंदर, प्लेन के अंदर मूव करती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, समझ गए होंगे, ठीक। मान लेता हूं ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, मान लिया ये एंगल है θ1 और ये एंगल है क्या, θ2, समझ गए, ठीक। v1 और v2 दोनों के दो दो कंपोनेंट्स क्या कर दो, बांट दो, v1 और v2 के दो दो कंपोनेंट्स डिवाइड कर दो। जैसे ये v1 इधर है, तो यदि मैं इधर कोई कंपोनेंट बनाऊंगा तो क्या आएगा, थीटा के अलोंग कौन सा होगा, v1 cos θ1, हो गया नहीं हो गया। दूसरा v1 sin θ1 आएगा, वो कहां चला जाएगा, ऊपर, sin θ1 ऊपर। इसी तरह से v2 के अंदर आओ, इधर कौन सा कंपोनेंट होगा v2 का, थीटा के अलोंग v2 cos θ2, और इधर कौन सा आ जाएगा, v2 sin θ2। या यहाँ पे बना लो, जैसे v1 ये ऐसे जा रहा है, तो इधर आ गया ये θ1 बना रहा है, तो इधर आ गया v1 cos θ1, और इधर चला गया v1 sin θ1। ऐसे इसके अंदर आ रहा है, ये v2 आ रहा है, तो इधर आ जाएगा कौन सा, θ2 है, तो v2 cos θ2, और इधर क्या आ जाएगा, v2 sin θ2। ये हो गए, समझ गए होंगे ना इतना हम, ठीक। कंपोनेंट्स हमने ब्रेक कर लिए। कोलिजन कैसा है, बेहद सिंपल सी बातें, वैसे के वैसे करना जैसे पहले कर रहे थे। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, एज कोलिजन इज इलास्टिक, so linear momentum is conserved। अब यहां पे लीनियर मोमेंटम दो बातें हो गई, क्योंकि टू डायमेंशन है तो अलोंग एक्स एक्सिस एक बात हो गई, अलोंग वाई एक्सिस दूसरी बात हो गई, यही तो बात है। यहाँ पे टू डायमेंशन है तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों के अंदर हमें लेना है। तो यदि मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करता हूं, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, देखना इनिशियल क्या है, इसका मास m1 है, इसका मास कितना है, m2 है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 u1,
प्लस M2U2 बराबर एक्स एक्सिस के अंदर देखना V1 का कौन सा कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस हो गए। V1 का कौन सा कंपोनेंट है, V1 cos थीटा 1। मास कितना है M1, तो क्या आएगा समझ गए होंगे, M1 V1 cos थीटा 1 प्लस, क्यों डायरेक्शन सेम है इस केस में, क्या आएगा M2 V2 cos थीटा 2, M2 V2 cos थीटा 2। इक्वेशन क्या मान लो 1 हुआ, ठीक। अलोंग वाई एक्सिस के अंदर बात करें, अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कितना है, वो तो एक्स एक्सिस के अंदर बॉडी चल रही थी, वाई एक्सिस के अंदर मोमेंटम है ही नहीं, नहीं है तो कितना है 0 है। इसमें देखो वाई में कौन सा कंपोनेंट गया M1 का, V1 sin थीटा 1, तो क्या लिखोगे M1 V1 sin थीटा 1। इसका y डैश में गया कौन सा V2 sin थीटा 2, तो क्या लिखेंगे M2 V2 sin थीटा 2। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये y एक्सिस में गया ऊपर, ये कहाँ गया y डैश में नीचे, तो डायरेक्शन क्या है अपोजिट, अपोजिट के लिए क्या आएगा माइनस। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन सेम थी तो क्या आ गया प्लस, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो क्या आ गया माइनस हो गया। अब कोलिजन जब इलास्टिक है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। ठीक, काइनेटिक एनर्जी तो क्या नेगेटिव होती ही नहीं, आप जानते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला वही रहना है, क्या हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 U2 स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 V2 स्क्वायर। इसमें कंपोनेंट कर नहीं सकते हम यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सोचो क्या बताया था, जितने अननोन हो उतनी ही इक्वेशन चाहिए। जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर 2 है, 2x माइनस वाई बराबर 3 है, क्या x और y नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दो ही अननोन। मान लो इस तरह से हो, प्लस z और कर दूं, माइनस 3z और कर दूं, क्या आप सोल्व कर सकते हैं एक्स वाई जेड, नहीं कर सकते। इसके लिए कितने चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। आप सोल्व कर लोगे, आप सोल्व कर लेंगे, ठीक। अब इसी में यदि एक एक अननोन और डाल दें, प्लस m कर दूं, माइनस 2m कर दूं, प्लस 4m कर दूं, बराबर 0 बराबर 3 बराबर 4। कितने अननोन हो गए, 1 2 3 4। इक्वेशन कितनी है, 3 है, काम नहीं चलेगा, एक इक्वेशन और चाहिए। यहाँ पे देखो अब कितने अननोन है, कितने अननोन है, मेरे को V1 नहीं पता, V2 नहीं पता, थीटा 1 नहीं पता और थीटा 2 नहीं पता। कितने अननोन हो गए, 4। इक्वेशन कितनी है, 3। तो हम सॉल्व यहां से कर नहीं सकते, इसलिए कोई भी एक अननोन एक्सपेरिमेंटली हमें, प्रैक्टिकली हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे एक लाइन लिख लो, here we have 4 unknown, V1, V2, theta 1 and theta 2, and only 3 equations, only 3 equations, ठीक। So any
one unknown find experimentally. If any one unknown find experimentally, then we can calculate another 3. समझ गए? जैसे मान लो θ1 ही आ गया तो इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन बन जाएंगे, 3 ही अननोन रह जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी फिलहाल हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, फिलहाल हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि इनको सोल्व कर लें। ठीक है, समझ गए होंगे। सेम टू सेम आप कर देना इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। यहीं पे देख लो, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में क्या करना है कि ये इक्वेशन और नहीं आएगी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी की, ये भी हट जाएगी। थर्ड इक्वेशन भी हट जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व्ड नहीं है। तो केवल कितने इक्वेशन रह जाएंगे? 2 ही रह जाएंगे। और अननोन कितने रहेंगे? वही 4 के 4 खड़े रहेंगे। तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमें 2 अननोन क्या करने पड़ेंगे? एक्सपेरिमेंटली निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आप? थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, बाकी तो यूं का यूं ही रखना है आपको कि यदि ऐसा हो जाए इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, तो क्या होगा कि कोलिजन इज इन इलास्टिक, तो लीनियर मोमेंटम तो क्या है? कंजर्व्ड है, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो अपने पास कितनी इक्वेशन है? 4 अननोन है, और इक्वेशन कितनी है? 2 इक्वेशंस। तो कोई भी 2 वैल्यूज हमें यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसको यहां पे लिख लेना एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, एज इट इज लिख करके लास्ट में वो की वो बात लिख देंगे। उसमें तो कितनी 3 इक्वेशंस तो थी, यहाँ तो कितनी है? 2 ही रह गई। तो कोई भी 2 अननोन हमें क्या करने पड़ेंगे? एक्सपेरिमेंटली निकालने पड़ेंगे। उसके बाद बाकी के अनदर जो 2 बच जाएंगे वो कैलकुलेट या फाइंड कर सकते हैं। इतना हो गया। ठीक है, तो ये जो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन की बातें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कोलिजन लगभग हमारा होता है। इसके न्यूमेरिकल रह रहे हैं, क्वेश्चंस हमें करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन तक। तो जो 2 डायमेंशन वाला पार्ट रह रहा था वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, और परफेक्टली इन इलास्टिक का 1 डायमेंशन था वो भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है वो हम जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमें इतना ही कर लेना है, साथ साथ वीडियो देखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे बार बार है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, अप टू डेट आपको रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे की वीडियो नहीं देखेंगे छूट जाएगा, फिर कोई फायदे वाली बात रहेगी नहीं। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन जो भी जितना भी था, ठीक है, इन 2 वीडियो के अंदर और बाकी के आगे वीडियो बनाएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ हमें पढ़ते जाना है, काम करते जाना है और लिखते जाना है। साथ साथ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो है बुक में मॉड्यूल के अंदर कुछ मैं इन वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है साथ साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।